हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि 10th क्लास के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी लगातार कि हमारी 30 तारीख के लगभग एग्ज़ाम है, तो आप एक दो प्रश्नावलियों का वीडियो हमारे को शेयर करें जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा मिले। काफ़ी दिन हो गए हमें लॉकडाउन के कारण हमने कुछ पढ़ा भी नहीं और अब कुछ कोई पढ़ा भी नहीं रहे हैं और एग्ज़ाम आ गई, तो आप हमारा सहयोग करें तो हम भी उनके बड़े भाई होने के नाते उनका कुछ सहयोग करते हैं और आज उनके लिए वीडियो अपलोड करते हैं। कुछ 2-3 प्रश्नावली जो भी उनके लिए होती है वो कोशिश करते हैं जिससे उन्हें फायदा मिले। आज हम करते हैं 17वीं प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वाली प्रश्नावली हम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम सीधे हम मेन पॉइंट पे पूछेंगे क्योंकि अब इतना समय तो अब उनके पास है नहीं जो उनको समझाया जाए। तो समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य, समांतर माध्य है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी जो दिया गया उनको जोड़ लो, उनको ऊपर रख दो और जितनी संख्या है उनकी वो नीचे कर लो। तो राशि का योग बटा राशियों की संख्या, या फिर इसका दूसरा सूत्र आप लिखना चाहो तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और वैसे इस सूत्र को आप हर क्वेश्चन के अनुसार बदल सकते हो। जैसे प्राप्तांकों का योग दे तो प्राप्तांकों का योग बटा विद्यार्थियों की संख्या, जितने विद्यार्थियों को दिया गया है वो उस प्रकार से ले लेते हैं। तो ये अब जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है कि 5, 7, 8, 9, 1, 5, 7 का समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या करना है? इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कि क्या क्या दिया गया है, तो जो मान दिए गए वो कर लो या राशियों का योग कर लो सीधे। तो राशियों का योग, राशियों का योग क्या करेंगे हम? 5 + 7 + 8 + 9 + 1 + 5 + 7 जोड़ लो इनको। 12, 20, 30 और 42, क्या हो गया? 42 इनका योग हो गया। अब राशियों की संख्या, राशियों की संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राशियों की संख्या 7। अब यहाँ पे लिख दो आप समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है? 42 प्राप्त हुआ हमारे पास, तो 42/7 भाग देंगे तो 6, 7, 42, 6 आ गया समांतर माध्य। क्या प्राप्त हुआ हमारे को? समांतर माध्य 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो इस प्रकार का आता है कुछ, के 7, 5, 8 अक्ष पांच का समांतर माध्य 6 है, तो अक्ष का मान, तो क्या करें? अक्ष का मान ज्ञात करना है, यानी अक्ष का मान हमें प्राप्त करना है। तो हमें तो वही काम करना है। क्या करना है? समांतर माध्य का सूत्र लगा लो।
समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य तो हमारे पास 6 है, यहाँ पे 6 रख दो। राशियों का योग लो 7 + 5 + 8 + x + 5 बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4 5। इनका योग करें तो देखो अक्ष को तो अलग रख लो और फिर प्लस लगाएंगे 12 20 25 बटा 5 और ये 6। इस 6 को इधर गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएंगे। तो 30 बराबर अक्ष प्लस 25, यानी इसको आप ऐसा कर सकते हो 5 × 6 × 5 और 30 बराबर अक्ष प्लस 25। अक्ष का मान जब हम निकालेंगे तो 30 और ये 25 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो अक्ष बराबर 5, यानी अक्ष का मान क्या है 5 है। अक्ष का मान क्या है 5 है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। हम 17.1 की बात करेंगे। 17.1 में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर रहे हैं। अक्ष का मान ज्ञात कर लिया, समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। अब आगे जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है क्वेश्चन हो सकता है कि किसी विद्यालय के वर्ग ए में 10 विद्यार्थियों का औसत भार या औसत प्राप्तांक भी हो सकते हैं। औसत भार 30 है तथा वर्ग बी में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 30 विद्यार्थियों का औसत भार 40 है। तो दोनों वर्गों के विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करो। औसत भार ज्ञात करो। क्या कहा है कि किसी विद्यालय के वर्ग ए में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 30 है तथा वर्ग बी में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 40 है। तो दोनों वर्गों के विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है देखो, हमें यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे देखो, वर्ग ए में क्या करेंगे 10 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है आपको 30 दिया गया है। तो कुल भार क्या हो जाएगा, कुल भार देखो औसत या माध्य समांतर माध्य एक ही बात है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यह है हमारे पास। तो राशियों का योग याद करें तो राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो औसत गुणा राशियों की संख्या। अब देखो क्या है, औसत तो हमारे पास क्या है 30 है और राशियों की संख्या कितने हैं 10 विद्यार्थी है। तो 10 से गुणा कर दिया, कितने आ गए 300 आ गया। कुल भार क्या हो गया, वर्ग ए के विद्यार्थियों का कुल भार 300 हो गया। ठीक है, फिर वर्ग बी की बात करते हैं। वर्ग बी में
30 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? 40 है। तो ये लो 40, कितना है? 40 है। तो कुल भार क्या हो जाएगा? इसमें भी कुल भार ज्ञात करेंगे। कुल भार क्या हो जाएगा? 40 औसत गुणा संख्या, 40 गुणा 30 बराबर 1200 हो गए। 4 तिये 12, 2 जीरो उतार दो, 1200 हो गए। ये हो गया इनका दोनों वर्गों के विद्यार्थियों का कुल भार आ गया। ये हम दोनों को ऐड करके करें तो दोनों वर्गों के विद्यार्थियों का कुल भार ज्ञात करना है। क्या करना है? कुल भार। तो एक के वर्ग का कुल भार, ए वर्ग के विद्यार्थियों का कुल भार 300 है और बी वर्ग के कुल विद्यार्थियों का कुल भार क्या है? 1200 है। तो 300 प्लस 1200 बराबर है 1500 हो गया। हमने क्या किया? ए वर्ग में 10 बच्चे थे, उनका औसत भार 30 था, कुल भार ज्ञात किया तो 30 गुणा 10 बराबर 300 हो गया। बी वर्ग में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 40 था, कुल भार ज्ञात किया तो औसत गुणा संख्या यानी 40 गुणा 30 बराबर 1200 हो गया। तो हमने दोनों वर्गों के कुल विद्यार्थियों का कुल भार ज्ञात किया तो ये 300 ए वाले भी जोड़ लिया और बी वाले भी जोड़ लिया, 1200 और 1500 हो गए। और कुल विद्यार्थी क्या हो गए दोनों वर्गों में? कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी, देखो कुल विद्यार्थी क्या होंगे? 10 तो इसके है और 30 इसके है, तो 10 प्लस 30 बराबर कुल विद्यार्थी क्या हो गया हमारे पास? 40 हो गए। कुल विद्यार्थी 40 हो गए। तो अब हम आगे निकाल सकते हैं इनका औसत। तो औसत समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या आप यहां पे लिखो समांतर माध्य बराबर कुल भार बटा, या राशियों के योग बटा राशियों की संख्या लिख लोगे तो भी कोई बात नहीं। कुल भार बटा विद्यार्थियों की संख्या, कुल भार बटा विद्यार्थियों की, क्योंकि कुल भार तो हमने ज्ञात किया वो हो जाएगा कुल भार, और विद्यार्थियों की संख्या हमने ये ज्ञात की ये भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया? यहाँ पे देखो कुल भार हमारे पास 1500 प्राप्त हुआ, तो 1500 बटा विद्यार्थियों की संख्या 40 प्राप्त हुई। 1 जीरो से 1 जीरो आप काट दो, ये प्राप्त हो गया आपको 150 बटा 4। फिर इसको 150 में 4 का भाग दे लो, 4 तिये 12, बच गए 3 जीरो, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 7 और ये 28 गए, 2 बच गए। यहाँ पे शून्य उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव उतर जाएगा, 4 पंजे 20, कितना हो गया? 37.5 हो गया। तो दोनों वर्गों के विद्यार्थियों का औसत भार क्या हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो 17.1 का जो मैटर था आपके पास, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने करवा दिया आपको। अक्ष का मान ज्ञात करना भी करवा दिया, और जो औसत वैसे डायरेक्ट निकालना भी करवा दिया, और ऐसे क्वेश्चन आता है ये भी करवा दिया। अब हम 17.2 में पूछते हैं। 17.2 में क्या आपको सारणी दी गई होगी, और सारणी कैसे दी गई होगी? देखो 17.2 में सारणी इस प्रकार से दी गई होगी, वो ऐसे लंबे दी गई होगी, उसको हम ऐसे खड़ी बना लेंगे। उस सारणी को क्या बना लेंगे? उसको इस प्रकार से बना लेंगे। ऊपर आपको यहाँ पे अक्ष दिया गया होता है, यहाँ पे एफ दिया गया होता है। तो अक्ष का मान मान लो अगले ने 2, 3, 5, 7 रख दिया, ठीक है। और एफ का मान अगले ने मान लो 3 रख दिया, 5 रख दिया, फिर 5 रख दिया,
फिर 2 रख दिया, ये रख दिया मान। हमें ज्ञात क्या करना होता है वो देखो, हमें ज्ञात करना होता है इसका समांतर माध्य। क्या ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, यानी अक्स बार भी बोल देते हैं, इसका मान ज्ञात करेंगे कि दी गई बंटन है जिसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगला ऐसा बोलेगा कि दी गई बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो बंटन तो ये दे दी और मैंने उसको आगे बढ़ा दिए। तो सबसे पहला क्या करना हमारे को, इसका एफ अक्स ज्ञात करना है। एफ इंटू अक्स, यानी एफ और अक्स को गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, 3 को 5 से गुणा करने पर 15, 5 को 5 से गुणा करने पर 25 और 7 को 2 से गुणा करने पर 14। ये हमने ले लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है, उसके बाद में हमें करना होता है कि जो ये दिया गया है इसका सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का टोटल करेंगे। ये बारंबारता है और इनका टोटल करेंगे, तो क्या हो गया 8 और 7 17, 8 13 और 15, सॉरी क्या आ गए 15 आ गए, 8 5 13 और 2 15। अब इधर जो एफ अक्स हमने लिया है उसका भी हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो सिग्मा एफ अक्स, तो सिग्मा एफ अक्स का मान देखो 6 और 5 11, 5 16 और 4 20 का शून्य, आशील 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, क्या आया टोटल 60 आ गया। टोटल क्या आ गया इसका 60 प्राप्त हो गया हमारे को। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य इसको बोलते हैं हम अक्स बार। अक्स बार का मान होगा, इसमें सूत्र लगेगा सिग्मा एफ अक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ अक्स बटा सिग्मा एफ। या देखो ये जो आपका सिग्मा एफ अक्स है ना, सिग्मा एफ अक्स, इसको कैपिटल एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन के द्वारा व्यक्त करते हैं सिग्मा एफ को। तो इसका सूत्र ऐसा भी हो सकता है, सिग्मा एफ अक्स बटा कैपिटल एन। आप दोनों में से कोई एक लगा देना, वो सही है। हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं, तो इसी को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या किया हमने, सिग्मा एफ अक्स का मान हमारे पास क्या आया, 60 प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ, और सिग्मा एफ का मान 15 प्राप्त हुआ। तो 15 भाग दिलो, 15 चौक 60। अक्स बार यानी समांतर माध्य का मान हमारे को 4 प्राप्त हुआ। अक्स बार का मान क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अक्स बार का मान क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इनको हल। अब देखो इसी में कुछ चेंज आ जाए, इसी में कुछ चेंज आ जाए और अगला कह दे दी गई बंटन, दी गई बंटन का समांतर माध्य 4 है। समांतर माध्य अक्स बार बराबर क्या है, 4 है। समांतर माध्य 4 है, तो अक्स का मान ज्ञात करो, या अक्स या यहाँ पे पी कर लो, पी का मान ज्ञात करो। अब देखो कैसा ज्ञात करना होगा, इसने क्या क्या इससे दी गई बंटन का मान क्या दे दिया हमारे को, 4 दे दिया, और इसने कहा कि इसका मान ज्ञात करें, आप पी का मान ज्ञात करो। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इस 5 की जगह पी रख दिया, समझना अब इसको, इस 5 की जगह इसने क्या रख दिया, पी रख दिया। ये क्वेश्चन पूरा इधर से हमने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने कहा इतनी ती को देखो कि ये दी गई बंटन है जिसका समांतर माध्य क्या है, 4 है, और पी का मान ज्ञात करो। यहाँ पे पी रख दिया इसने, और इसका टोटल इसने क्या दे दिया, 15 दे दिया। इसका टोटल क्या दे दिया, 15 दे दिया। या नहीं देगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो, हम प्राप्त कर लेंगे उसके भी। तो ये लो, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो इनका टोटल गुणाफल तो वही आ गया, 2 को 3 से गुणा करने पर 6, 3 को 5 से गुणा करने पर 15, और 5 को पी से गुणा करने पर 5p। ये मान आ गया हमारे पास। अब देखना, इसको समझना आप। यहाँ इसको हम जोड़ेंगे तो देखो पी का तो पी आ जाएगा मान, और बाकी को जोड़ लो, 8 और 2 10, पी प्लस 10 मान हो गया हमारे पास, पी प्लस 10 मान हो गया इसका। इसको इधर जोड़ेंगे तो देखो
5p तो ऐसा गया प्लस लगाकर 11 और 4 15 का 5 हासिल 1 1 2 और 1 3। ये हमारे पास मान आ गया। क्या आ गया? सिग्मा एफ का मान तो p प्लस 10 आ गया, जिसे हमने जोड़ा 8। ये p तो ऐसा रख लिया प्लस लगाकर 8 और 2 10, p प्लस 10 हो गया सिग्मा एफ का मान तो। और इधर क्या क्या सिग्मा एफ अक्स था, उसमें इसको ही गुणा किया तो 5p आया था, तो 5p और बाकी को जोड़ा तो 11 और 4 15 के 5 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 3। ये मान आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसका समांतर माध्य 4 है। हम ज्ञात कर रहे हैं, देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ अक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ अक्स बटा सिग्मा एफ, सूत्र तो वही होगा जो हमने रख दिया इसमें। अब इसका मान हमने क्या रख दिया? 4 रख दिया, क्योंकि सिग्मा एफ अक्स का मान हमने क्या बताया? 4 बताया समांतर माध्य। और सूत्र क्या है? सिग्मा एफ अक्स का मान क्या है? 5p प्लस 35, 5p प्लस 35 इसका मान आ गया हमारे पास। 5p प्लस क्या आ गया? 35 मान आ गया। और बट्टा क्या आ गया हमारे पास? p प्लस 10, p प्लस 10 ये मान आ गया हमारे पास बट्टा में इसके। तो अब हम इसको कर सकते हैं, इसके नीचे देखो क्या कर ले, 4/1 कर लो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो याद आएगा 5p प्लस 35 और इधर हो जाएंगे 4 गुणा p प्लस 10। इसको तो 1 से गुणा करने पर सेम का सेम मान आ जाएगा 5p प्लस 35 और बराबर ये 4p प्लस 10 से गुणा करने पर 40। 4 को p से गुणा किया तो 4p आ गया और 4 को 10 से गुणा किया तो 40 आ गया। ये मान हमारे पास प्राप्त हो गए। अब देखो 35 को तो इधर ले जाओ और 4p को इधर ले आओ, तो 5p माइनस 4p बराबर 40 माइनस 35। इसका मान क्या है हमारे पास? 4p में से 5p में से 4p गया तो 1p बचा, जिसको हम p लिखेंगे। p बराबर 35, 10 में से 5 गए तो 5 और 4 में से 4 गया तो 0, यानी p बराबर हमारे को क्या मान प्राप्त हो गया? 5। p का मान क्या था? 5। और हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि p का मान 5 ही था, हमने p 5 को उठाकर ही तो p रखा था उसकी जगह। हाँ, मैंने इसीलिए वो की वही सारणी रखी थी कि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने पहले इसका मान आपको 4 निकाल के दे दिया, फिर उसी को घुमाकर क्वेश्चन बना दिया कि यहाँ से मैंने 5 हटा दिया और इसकी जगह p रख दिया। पीछे घुमाकर देख ला, पीछे वाले क्वेश्चन में कोई कि 5 की जगह p रख दिया और कह दिया इसका समांतर माध्य 4 है, तो आप p का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे हम ज्ञात किया तो p का मान 5 आ गया, यानी हमारे पहले वाले क्वेश्चन को हमने रिवर्स में किया, तो इस तरीके से p का मान भी हम निकाल सकते। यहाँ पे x y के रूप में भी यदि वो दे तो वो मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके आज हमारे समांतर माध्य हुआ। कल हम समांतर माध्य में 1-2 पॉइंट और है जो कल्पित माध्य वाला है, और जो वर्ग के अनुसार समांतर माध्य है वो और करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, जो आपके समझ में नहीं है वो मेरे से आप कांटेक्ट करो और मेरे को पूछो। थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। ओके, थैंक यू।